गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं तृप्ति बाली तक्षशिला स्कूल की शिक्षिका आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पाठ 1। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, आपकी पुस्तक का नाम है नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। इसके आप पाठ 1 निकालेंगे और उसकी पृष्ठ संख्या 8 खोलेंगे। पाठ 1 आपका पृष्ठ संख्या 8 पर है। तो सभी बच्चों ने खोल लिया पृष्ठ संख्या 8, पेज नंबर 8। सभी बच्चों ने खोल लिया बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ भाषा और व्याकरण। बच्चों एक बार फिर से देख लीजिए, आपकी पाठ्य पुस्तक है नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। तो सभी ने निकाल लिया पेज नंबर 8। तो बच्चों आज हम पाठ का शेष भाग, कौन से पाठ का? भाषा और व्याकरण पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे। तो हमने अब तक क्या पढ़ा है, सबसे पहले उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा क्या होती है बेटे? भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, ऐसी अनेक भाषाएं हैं विश्व में जो बोली और समझी जाती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों कि इसके कितने रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2। नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित। तो जब हम अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो इसे कहते हैं मौखिक रूप, और जब हम लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे कहते हैं लिखित रूप। अगर हम पत्र लिखकर अपनी बात पहुंचा रहे हैं तो ये क्या हो गया? लिखित रूप। अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी का भाषण सुनकर अब कर रहे हैं तो बात को समझ रहे हैं, उसके विचारों और भावों को समझ रहे हैं, तो इसे कहते हैं मौखिक रूप। इसके बाद बच्चों जो लिखित रूप होता है वो कैसे होता है, किस तरह बनता है कि जब हम मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को कहते हैं लिपि। तो इसी से ही लिखित रूप बनेगा आपका। तो क्या कहेंगे? मौखिक ध्वनियों के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तभी उसका बच्चों लिखित रूप बनता है मौखिक रूप का। तो इसी तरह जैसे आपने नर्सरी में भी सीखा अ आ इ ई, ये हिंदी की वर्णमाला है। ये हिंदी के क्या हैं? लिपि हैं। तभी हम इसको आगे साहित्य की रचना कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि व्याकरण किसे कहते हैं। अब इसकी आवश्यकता पड़ती क्यों है व्याकरण की? हम अंग्रेजी ले लें, उसकी ग्रामर भी पढ़नी पड़ती है। हिंदी है, उसकी व्याकरण है। आपकी संस्कृत है, उसकी व्याकरण। कोई भी भाषा लेंगे आप उसकी व्याकरण अवश्य ही देखेंगे। तो ये व्याकरण होती क्या है, ये व्याकरण की आवश्यकता हमें पड़ती क्यों है, हम क्यों बनाते हैं किसी भाषा के व्याकरण? क्यों बनाते हैं बच्चों? क्योंकि हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हो सके, ताकि हमें भाषा से संबंधित जो नियम हैं वो हमें ज्ञात हो सके। अगर मैं बच्चों कहती हूँ कि राम पीता है दूध, तो ये हिंदी के हिसाब से गलत रचना हो गई। हमारे हिंदी में, हिंदी भाषा में रचना कैसे होती है? कर्ता, कर्म और क्रिया। राम दूध पीता है। तो अब हमने क्या समझा व्याकरण की परिभाषा को? वह शास्त्र जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। जिस शास्त्र के द्वारा हमें भाषा की शुद्धि और अशुद्धि का ज्ञान होता है, हमें नियमों का ज्ञान होता है, भाषा के स्वरूप का ज्ञान होता है, उसे हम कहते हैं व्याकरण। इतना समझ में आ गया बच्चों? तो व्याकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है?
भाषा के शुद्ध रूप के ज्ञान के लिए, भाषा के स्वरूप के ज्ञान के लिए। तो अब इसके अंग होते हैं बच्चों 3। व्याकरण के कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन से होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। कितने अंग एक बार फिर से बताएंगे, आप मेरे साथ दोहराएंगे। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार और नंबर 3 वाक्य विचार। वर्ण विचार, हम वर्ण विचार के व्याकरण में हम वर्ण, शब्द, वाक्य सब पढ़ते हैं, आप जानते हैं इस बात को भली भांति। तो उसमें हम क्या क्या अध्ययन करते हैं? वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं? देखिए, वर्णों का उच्चारण सीखते हैं कि कौन सी ध्वनि कहाँ से उच्चरित होती है। हम उसका वर्गीकरण करते हैं वर्णों का, और वर्णों के संयोजन और विच्छेद को, मतलब वर्णों के संयोजन से क्या बनता है? शब्द बनता है बच्चों। मैं कहूँ कैमल तो क्या बन जाएगा? कमल। वर्णों का क्या हो गया? संयोजन। ये प्रक्रिया भी हम किसके अंतर्गत सीखते हैं? वर्ण विचार के अंतर्गत ही सीखते हैं। तो वर्ण विचार में हमने क्या सीखा? वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण और वर्ण संयोजन। अब दूसरा शब्द विचार। दूसरा अंग कौन सा है बच्चों? शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम क्या क्या करते हैं? शब्द के भेदों का विवेचन करते हैं। शब्द वर्णों के मेल से क्या बने? शब्द बने, पर उसके कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उनका अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत किया जाता है। जैसे हम कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद करते हैं। ये सब अध्ययन आपने 6th क्लास में भी किया है, तो अब 7th में भी आएगा बच्चों आगे विस्तार से। पर हम अब इस समय अंग कर रहे हैं व्याकरण के, तो शब्द विचार के अंतर्गत हम क्या क्या करते हैं? शब्द के भेदों का विवेचन करते हैं। अब तीसरा अंग कौन सा हो गया बच्चों? वाक्य विचार। शब्दों के, सार्थक शब्दों के मेल से क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। तो वाक्य के स्वरूप को, उसके भेद का विश्लेषण हो गया, संश्लेषण हो गया, रचना के आधार पर वाक्य हो गया, हम वाच्य हो गया, हम किस तरह उसको प्रस्तुत करते हैं, वाक्य को कहने का ढंग, ये सब बातें किसके अंतर्गत आती हैं? वाक्य विचार के अंतर्गत आती हैं। तो हमने व्याकरण के कितने अंग पढ़े बच्चों? 3। तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या पढ़ा? वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण और संयोजन को पढ़ा। इसी तरह शब्द विचार के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा बच्चों? शब्द के भेदों का विवेचन। और वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के स्वरूप, भेद, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर विस्तार से पढ़ते हैं हम वाक्य विचार के अंतर्गत। तो बच्चों, आज आपने क्या पढ़ा कि व्याकरण क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके नियम क्यों बनाए गए हैं भाषा के, हम इस व्याकरण के अंतर्गत समझ सकते हैं। दूसरा क्या है? व्याकरण के कितने अंग होते हैं और उनमें किस किस का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, आज के लिए आज हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त हो चुका है। आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं करने का प्रयास करेंगे और गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में अवश्य ही लिखेंगे। आपके कार्य की जांच किसी भी समय हो सकती है। हम आपसे कह सकते हैं कि आप इसकी फोटो भेजिए, हमें दिखाइए आपने कितना काम किया है, तो आपके कार्य की जांच की जा सकती है। तो आप तैयार रहें इसके लिए और समय पर काम करें, पूरा करें और सुंदर लिखाई में करें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगले वीडियो क्लास में हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।